करते हैं वन लाइनर क्विज। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है गेरू, मिलान, मोर, मार्ग या इनमें से कोई नहीं। गेरू, मिलान, मोर, मार्ग या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा गेरू। गेरू, गेरू शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग दो प्रकार के होते हैं हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर तीन प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीन प्रकार के संस्कृत में होते हैं। हिंदी में दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिन तत्सम संज्ञाओं के अंत में त्र होता है, गेरू आपने लिखा, ये स्त्रीलिंग है। जिन तत्सम संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वे सदैव क्या होंगे? कुछ इंपॉर्टेंट पहचान है ये, वो सदैव पुल्लिंग होंगे। पुल्लिंग होंगे। जैसे चित्र, क्षेत्र, पत्र, चरित्र, शास्त्र। तत्सम संज्ञा, तत्सम शब्द जिनके अंत में त्र होता है पुल्लिंग होंगे। खाने पीने की वस्तुएं क्या होती हैं सामान्यतः? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, खाने पीने की वस्तुएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे रोटी, दाल, खीर, पूरी। लेकिन इसमें अपवाद है दही। दही क्या है? दही खट्टा है, तो ये पुल्लिंग है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दही कई बार आया है। दही, हलवा, हलवा पुल्लिंग। पराठा, रायता, ये सारे सारे पुल्लिंग शब्द हैं अपवाद स्वरूप। बाकी नॉर्मली जो होते हैं स्त्रीलिंग ही होंगे खाने पीने की वस्तुएं। द्रव्यवाचक पदार्थों के नाम सदैव पुल्लिंग होंगे। द्रव्यवाचक, जैसे पानी, पानी आ रहा है कहते ना, पानी आ रही है तो कहते नहीं है ना? तो पानी, घी, घी, तेल, तेल, चाय, चाय, स्याही, शराब, सिरका, शरबत, इत्र। द्रव्यवाचक पदार्थों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, तो ये याद रखना। पानी, घी, तेल, चाय, शाही, शराब, सिरका, शरबत, इत्र। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जैसे बुढ़ापा, जवानी, ये सब बात की थी हमने। तो भाववाचक संज्ञा में जिनके अंत में पा, आन, पा, आव, पन, वा ये होता है। जैसे बुढ़ापा, किसी में आव भी आएगा। पन, बचपन, तो वाह। ऐसे जिनके भी अंत में ये आते हैं वो होंगे पुल्लिंग। क्या होंगे? पुल्लिंग। भाववाचक संज्ञाओं के अंत में जिनमें पा, आव, पन, वा ये सब आते हैं अक्षर, वो पुल्लिंग होंगे। सामान्यतः अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, चना। परंतु सरसों, मूंग, मकई, ज्वार ये क्या है? ये अपवाद है। ये क्या होंगे? स्त्रीलिंग। गेहूं, चावल, बाजरा, लेकिन ज्वार क्या है? स्त्रीलिंग है। मसाले के नाम स्त्रीलिंग, मसाला बराबर स्त्रीलिंग। लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, जावित्री, हींग ये सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग। लिखो, लौंग इलायची, लौंग इलायची, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, जावित्री, हल्दी, जावित्री, हींग। लेकिन जीरा, धनिया, तेज पत्ता ये पुल्लिंग होते हैं। ये सब पुल्लिंग होंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीटर मैग्यार किस देश का नया प्रधानमंत्री बना है? पीटर मैग्यार
ये हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं नए। अभी हंगरी में क्या था, डिक्टेटरशिप थी 15-16 साल की। उस डिक्टेटरशिप के बाद, मतलब तानाशाही के बाद, वहां पर एक नई सरकार चुनी गई। उसके प्रमुख हैं पीटर मैग्यार। हंगरी, हंगरी हमें कहाँ मिलेगा? यूरोप में मिलेगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, राजधानी बुडापेस्ट। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर है? डेन्यूब, डेन्यूब नदी के तट पर है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर है। हंगरी अपने शीतोष्ण घास के मैदानों, पुष्टाज के लिए जाना जाता है। पुष्टाज, पुष्टाज घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में पाए जाते हैं। मध्य यूरोप में इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है हंगरी, और ऑटोमोबाइल इंजन, पुर्जे, इनके उत्पादन में अग्रणी है। और यही इस हंगरी देश की आय का भी, या फिर देश से निर्यात का भी सबसे बड़ा सोर्स है इसकी आय का, हंगरी, क्योंकि मध्य यूरोप में है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अग्रणी है ये। हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस भी कहा जाता है। गेहूं का स्टोर हाउस, स्टोर हाउस, गेहूं का स्टोर हाउस यूरोप में किसे कहा जाता है? तो हंगरी को कहा जाता है गेहूं का स्टोर हाउस, गेहूं का स्टोर हाउस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने इंपीरियल सफर मैन नाम से एक सेना का गठन किया था उत्तराखंड के अंदर? इंपीरियल सफर मैन नाम से सेना का गठन किया था। तो ये किया था कीर्तिशाह ने, कीर्तिशाह इंपीरियल सफरमैन नाम से सेना का गठन किया था। इसका शासनकाल रहा था 1886 से 1913, 1886 से 1913, 1886 से 1913। ये बहुत खास हुआ करते थे। जो टिहरी प्रशासन के अंतर्गत फिर राजा हुए हैं, बाद के जो भी हुए हैं, सुदर्शन शाह और उसके बाद के राजा, ये बड़े चाटुकार थे अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों ने इन्हें बड़ी बड़ी पदवियां भी दी और अंग्रेजों का ही इन्होंने साथ भी दिया। जैसे 1857 की क्रांति में मैं बता रहा था आपको कि भारत में 1857 की क्रांति के समय अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सुदर्शन शाह ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक, हालांकि उत्तराखंड से क्रांति का आंदोलन तो खड़ा हुआ, कालू मेहरा और उसके साथ दो लोग थे, और भी बिशन सिंह और कालू मेहरा, एक और आदमी था, 3 लोग थे। ये लोहाघाट से इन्होंने शुरू किया था 1857 की क्रांति। ठीक, जब वहां से आह्वान किया था, नाना साहब वगैरह ने आह्वान किया था कानपुर से, तो इन्होंने यहाँ से एक क्रांतिवीर नाम का संगठन खड़ा कर दिया था। और उस क्रांतिवीर संगठन, कालू मेहरा, और उस क्रांतिवीर संगठन से हमारे राज्य के अंतर्गत क्रांति की एक रास्ता हमें दिखाई दिया फिर आगे 1857 का। तो उसी कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। हालांकि ये पुरानी बात, उसके आगे की बात है, कीर्तिशाह की, 1886 में, और 1913 तक इसका शासनकाल रहा। इसकी संरक्षिका थी महारानी गुलेरिया। यमुनोत्री मंदिर हमने जब बात की थी तो उसके जीर्णोद्धार के संबंध में हमने बात की थी, महारानी गुलेरिया द्वारा भी उसका जीर्णोद्धार किया गया था। अजमेर के मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी इसने, मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी कीर्तिशाह ने। 1898 में गद्दी में संपूर्ण रूप से बैठा। इसकी संरक्षिका थी गुलेरिया, तो वही राजकाज चला रही थी इससे पहले। तो 1898 में गद्दी में पूरी तरह से बैठ पाए, और उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि इन्हें दी गई है। कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि इन्हें दी गई, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि। वर्ष 1900 ईस्वी में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी इन्हें दी गई है। वर्ष 1900 में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी, साथ ही 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि। बहुत ही खास लोगों को मिलती थी ये उपाधि, और 11 तोपों की सलामी दी जा रही है। 11 तोपों की सलामी 1900 में, 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा। तारादत्त गैरोला इनके परामर्शदाता थे, उनको नियुक्त किया था इसने, तारादत्त गैरोला। तारा सदे नाम की रचना, तारादत्त गैरोला। उत्तराखंड के इतिहास में या गढ़वाल के इतिहास में कह लो, जन जागरण का पितामह कहा जाता है, जन जागरण का पितामह। गढ़वाली कवितावली, सदेह, ये कुछ इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। गढ़वाली समाचार जो पत्र आया था गढ़वाली नाम से शुरुआत में, तो उसके भी संस्थापक सदस्यों में से एक रहे थे ये। तो गढ़वाल के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि, उसके बाद 1900 में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी, साथ ही 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि कीर्तिशाह को दी गई। तारादत्त गैरोला को इन्होंने अपना परामर्शदाता नियुक्त किया था। 1902 में स्वामी रामतीर्थ
1902 में स्वामी राम तीर्थ कीर्ति शाह के शासनकाल में टिहरी आए थे। स्वामी राम तीर्थ स्वामी राम तीर्थ थे कौन? इसी व्यक्ति को, इस राम तीर्थ नाम के ये संत हुए थे, इन्हीं संत को उसने जापान भी भेजा धर्म सम्मेलन में अपना वक्तव्य रखने। और इन्हीं राम तीर्थ के नाम पे पहले एक हम टिहरी डैम की बात करते हैं ना, टिहरी राष्ट्र का गांव भी कह देते हैं उसे, इतना विस्तृत विशाल है वो। तो टिहरी डैम, सुमन सागर डैम, या फिर उत्तराखंड का मालदीव कह लो उसको। बोट हाउस है ना उधर, बोट हाउस है उधर बहुत सारे, तो इसीलिए कई अनेक उपमाओं से उसे जाना जाता है। तो इसे पहले जाना जाता था रामतीर्थ सागर डैम के नाम से। ये कई बार क्वेश्चन कराया भी है मैंने। रामतीर्थ सागर डैम इन्हीं के नाम पे है वो, रामतीर्थ सागर। संत हुए ये बहुत महान। 1902 में स्वामी रामतीर्थ कीर्ति शाह के शासनकाल में ही टिहरी आए। उन्हें कीर्ति शाह ने जापान अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भेजा। स्वामी रामतीर्थ की तपस्थली टिहरी रही, इसलिए टिहरी झील का नाम रामतीर्थ सागर के नाम पर है। टिहरी झील। ध्यान से सुनिए, सुनना ध्यान से है, नोट डाउन शॉर्ट करना है। वायसराय लैंसडाउन ने कीर्ति शाह की प्रशंसा की। लैंसडाउन ने प्रशंसा की कीर्ति शाह की। नाम ही देखो क्या है, कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह की प्रशंसा की, लैंसडाउन ने प्रशंसा की। वर्ष 1903 में दिल्ली दरबार में कीर्ति शाह को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1903 नाइट कमांडर, 1901 1903 सर की उपाधि से सम्मानित किया गया 1903 दिल्ली दरबार में। कीर्ति शाह ने दिल्ली में सर्वधर्म सम्मेलन की एक सभा बुलाई, इसीलिए इसे गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। गढ़वाल का अकबर, इनके नवरत्न नहीं थे लेकिन वो बुलाई थी इन्होंने, एक सभा बुलाई थी, इसीलिए अकबर भी कहा जाता है। वर्ष 1909 में हीवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना। 1909 हीवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना कीर्ति शाह ने की थी। बहुत सारे काम कराए इन्होंने। वेधशालाओं का निर्माण कराया, टिहरी नगर पालिका की स्थापना कराई, टिहरी को नगर पालिका बनाया। टिहरी में बिजली व्यवस्था शुरू कराई, सबसे पहले बिजली व्यवस्था। कुष्ठ रोग आश्रम बनाया, ठीक है। प्रेस की शुरुआत की टिहरी में, तो ये सारे काम, कुष्ठ रोग, वेधशाला, टिहरी नगर पालिका, बिजली, ये सारे प्रमुख काम कीर्ति शाह के समय में हुए हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो जाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने ये कहा था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था? 1857 के संबंध में किसने ऐसा कहा था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था? मुस्लिम षड्यंत्र था और हिंदू लोगों ने शिकायतें की थी, हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था। क्योंकि 1857 की आप क्रांति देखें तो उसमें अधिकांश आपको दिखेगा कि क्रांतिकारी मैक्सिमम मुस्लिम थे उसमें, बाद में जो क्रांति हुई। लेकिन जब वो क्रांति 1857 की क्रांति फूटी तो वहां पे मंगल पांडे का जिक्र हमें सबसे पहले आता है ना। तो मंगल पांडे, चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग, सुअर की चर्बी यूज हुई थी, ये सारी कहानियां थी उसमें। तो मुस्लिम विद्रोह था लेकिन षड्यंत्र मुस्लिम था, लेकिन उसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था। ये किसने कहा था? ये किसका शब्द है? किसने कहा था ऐसा? तो ये कहा था जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू ट्रेल। जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू ट्रेल। जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू ट्रेल ने कहा था कि मुस्लिम षड्यंत्र था, हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया। जेम्स आउटड्रम को आपने अक्सर, वैसे भी इतिहासकार हैं, ये दोनों इतिहासकार हैं वैसे जनरली, मैं बता दूं आपको, ब्रिटिश अधिकारी भी है जेम्स आउटड्रम, ब्रिटिश अधिकारी भी है, इतिहासकार भी है। एक आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, आउटड्रम रिपोर्ट, 1856 की आउटड्रम रिपोर्ट थी। 1856 में अवध का विलय कर दिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, कुशासन का आरोप लगाया गया था। राज्य हड़प नीति चल रही थी ना डलहौजी की 1848 से। उस राज्य हड़प नीति के तहत मैं बता रहा था आपको, कई सारे रियासतों का विलय कर दिया, जिनके अपने दत्तक पुत्र होते थे, अपना उत्तराधिकारी नहीं है, उन राज्यों का विलय कर दिया जाता था। ऐसे में ही अवध भी था। अवध का नवाब था वाजिद अली शाह।
उसके साम्राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर आउटरम की रिपोर्ट निकाली गई। आउटरम ने रिपोर्ट निकाली, उस रिपोर्ट के आधार पर उस पर कुशासन का आरोप लगा के उसका विलय कर दिया और उसे इलाहाबाद से निर्वासित कर दिया। किसे? वाजिद अली शाह को। ये सारी कहानी मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी, अब ध्यान से सुन लेना। ब्रिटिश सेनाधिकारी और इतिहासकार थे जेम्स आउटरम और ट्रेल। जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे को लॉर्ड डलहौजी के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम ये है रैमजे की, जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे, ये नाम था वास्तविक इसका लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी के नाम से भी जाना जाता है, जिसने सन 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। स्लीमैन की जगह जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। स्लीमैन था इससे पहले, स्लीमैन की जगह, स्लीमैन आदमी है, स्लीमैन की जगह जेम्स आउटरम को उसने अवध का रेजिडेंट नियुक्त किया। अब इसका काम था रिपोर्ट निकालना अवध के संबंध में। स्लीमैन की जगह जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। आउटरम ने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत ही भ्रष्ट है और लोगों की स्थिति बहुत चिंतनीय है। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर ही अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर ही ब्रिटिश साम्राज्य का में विलय कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाते हुए 13 फरवरी 1856 को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। देखिए, एक ही कारण नहीं रहा है 1857 की क्रांति का, केवल एक कारण नहीं रहा है वो चर्बी लगे कारतूस। राजाओं को जो साम्राज्य का शासक होता था, जैसे मैं आपको बुलंदा बद्रीश का कॉन्सेप्ट बता रहा था, बद्रीनाथ को नहीं देखा जिसने वो राजा टिहरी के राजा को देख ले, वही बद्रीनाथ है, ये है ना। तो पुराना जब समय था, राजशाही थी, तो राजाओं को भगवान का ही उत्तराधिकारी समझा जाता था या उनका एक दूत समझा जाता था। तो भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ तो वो धीरे धीरे राजाओं को ऐसे प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका विलय कर दे रहे हैं, राजशाही खत्म कर दे रहे हैं, राजाओं को निर्वासित कर दे रहे हैं, जेलों में डाल दे रहे हैं। तो जनता बड़ी त्रस्त हो गई, क्योंकि राजा को तो क्या मानते थे वो लोग, जैसे आप सुपरस्टार को मानते हो, जैसे केरल में अभी वो विजय को मान रहे हैं लोग, है ना, वहां सीएम बने हैं वो। तो एक ऐसा पब्लिक फिगर होता था राजा, जैसे आप आजकल आज के टाइम में एक्ट्रेसेस को करते हो आप, जैसे हैं उस तरह की पब्लिक फिगर होता था वो बहुत। तो इसीलिए उनको प्रताड़ित करने का मतलब है जनता में फिर रोष की भावना। तो धीरे धीरे ये करते जा रहे हैं, राज्य हड़प नीति और ये सब चीजें ला रहे हैं। तो इसके बाद क्या होगा, जनता में एक आक्रोश आ जाएगा अपने राजाओं के प्रति। एक कारण ये भी रहा, भूखमरी एक कारण रहा, ठीक। फैक्ट्रियों का जो उदय हुआ, हथकरघा को प्रभावित किया गया, इकोनॉमी डाउन हुई। हमारा तो हथकरघा, हस्तशिल्प और ये कुटीर उद्योग बहुत ज्यादा फेमस था। लेकिन अंग्रेजों के भारत में आने के साथ साथ जब वहां पे औद्योगिकरण 1750 के आसपास औद्योगिकरण शुरू हो गया ब्रिटेन में, फिर उसकी एक लहर यहां भी आई जगह जगह। तो एक कच्चे माल के कारखाने के रूप में ये भारत यूज होता था। वहां यहां से कच्चा माल जाता था, ब्रिटेन में बनता था, पक्का माल यहीं की बाजार में बिकता था। तो हम क्या एक बन गए, हम केवल यहां के लोग मजदूर बन गए, जबकि हम इससे पहले बेचा करते थे। तो वो क्या प्रभाव डाला, कई कारण हैं इसके। तो ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में स्थापित होने के बाद से लेके उनके प्रति आक्रोश, जब 1757 से लेके 1882 के युद्ध के बाद से 100 साल के समय पे ये सारी कहानी हुई है। फिर 1857 की क्रांति, फिर उसके बाद क्रांतियां ही चलती रहेंगी, कभी कोई आंदोलन कभी कोई आंदोलन। धीरे धीरे 1947 में भारत आजाद।